हेलो एवरीवन, वेलकम टू द समर्थ ऐप प्रेप। और जो लास्ट हमने सेक्शन लिया था उसके अंदर हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लेके और इवोल्यूशन तक का पूरा टॉपिक कवर किया था। अभी जो है हम चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंडेक्स। और इंडेक्स के केस में आप देखिए, ये सबसे पहले रहता है कि हेल्थ एंड डिजीज जो है वो होती क्या है। सबसे पहले हेल्दी जो है, हेल्दी स्टेट ऑफ ए पर्सन इज डिफाइंड बाय नॉट ओनली विद द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अगर फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली आपको फिट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो उसको आप हेल्दी नहीं बोल सकते। वो फिजिकली फिट है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि हेल्दी की डेफिनेशन के अंदर आपको फिजिकली फिट भी रहना होता है और उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकली फिट भी रहना पड़ता है, मेंटली भी फिट रहना पड़ता है, और सोशल वेलबींग यानी कि सोशल बिहेवियर जो है आपका वो भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी की तरह ही डिसाइड होना चाहिए। अगर आप टेम्परमेंटल हैं, इरिटेट होना ईजी हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या है, आप मेंटली हेल्दी नहीं है। और इसी डेफिनेशन को अगर हम माने तो वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत ही फिंगर टिप्स पे काउंट करने लायक लोग मिलेंगे जो कि पूरी तरह से हेल्दी हो। उस केस के अंदर नेक्स्ट आता है आपका कि माइंड एंड मेंटल हेल्थ जो रहती है आपकी, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर आप मेंटली और माइंड से ही आप इल हैं तो उस केस के अंदर जो वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज हैं, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। कौन कौन सी तरह की डिजीज हो सकती हैं वो देखिए। सबसे पहले आता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नाम से पता चल रहा है, जो कि जीन्स के थ्रू क्या किया जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रेवल किया जाएगा। एक जनरेशन होगी, उससे दूसरा जनरेशन होगी, उसके अंदर अगर ट्रेवल किया जाएगा तो वो होगा आपका जेनेटिक एट्रीब्यूट्स। तो जेनेटिक के अंदर क्या रहता है कि पेरेंट्स के अगर कोई डिजीज है और वो डिजीज सेम कॉन्जेनाइटल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है, और उस केस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हीमोफीलिया जो है इसका एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया के केस में आप क्या करेंगे कि अगर हीमोफीलिया पेरेंट्स में से किसी को है तो उस केस में बच्चों में जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब है वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो कि पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाते, वो आपके क्या हुआ है, बाद में आपने कहीं से इन्फेक्शन गेन किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड की बात करेंगे ऐसे, तो उसके अंदर भी आपने क्या है, वो एक इन्फेक्शन का टाइप है। और अगर कोई आपके कोल्ड प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी तरह के वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो सारा का सारा आता है आपके इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है किसी भी पर्सन की हेल्दी और अनहेल्दी स्टेट होने में। उस केस में जो है फूड एंड वाटर जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। इफ़ फूड इज़ प्योर, इफ़ वाटर इज़ प्योर, देन एवरीथिंग इज़ प्योर। तो उस केस में क्या है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि फूड इज़ प्योर और देन एवरीथिंग इज़ प्योर। यानी कि अगर आपका फूड जो है वो एकदम से प्योर है, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है, वाटर भी प्योर है, तो उस केस के अंदर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप एक हेल्दी स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो था सारा हमारा, ये था हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम ऐसे कि डिजीज की डेफिनेशन किस तरह से देंगे। तो डिजीज की डेफिनेशन में आपको इतना पता रहना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ डिजीज जो है, मैंने बताया था आपको, एब्सेंस ऑफ डिजीज जो रहती है वो क्या है, आपकी हेल्दी स्टेट को डिनोट नहीं करती। भाई किसी के भी कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। मैंने आपको बताया था अगर फिजिकल फिटनेस, वो फिजिकली फिट हो सकता है, लेकिन आपकी वजह से मेंटल हेल्थ है, उसके अलावा सोशल वेलबींग है, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए। अब डिजीज के अंदर क्या होगा कि ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आपकी बॉडी में आ जाएगी कि आपके कोई सारे ऑर्गन्स जो हैं, मान लीजिए कि वो अच्छे से प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में काम नहीं कर रहे हैं या फिर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए था। तो इसीलिए आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे उसके अंदर किसी भी तरह की अनहेल्दी जिसकी वजह से वो 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कि डिजीज और इन सबको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो बैलेंस डाइट लेके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, यानी कि साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रख के, और रेगुलर एक्सरसाइजेस। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन रखती है और उसी से ही आपको गुड हेल्थ वाली कंडीशन जो है वो अचीव करने में मदद मिलती है। अब डिजीज जो है मैंने बता दिया आपको, कॉन्जेनाइटल जो कि एक पेरेंट से और उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिजीज, जो हम पेरेंट से एक्वायर्ड ना करके हम जनरली अपने इंडिपेंडेंटली एक्वायर्ड करते हैं बर्थ के बाद में, और उनमें आती है कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इसका एग्जांपल जो है वो है कोविड। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जैसे कि हार्ट अटैक है। अगर किसी पेशेंट, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसके पास आप अगर बैठ गए
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी क्या है हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी कैंसर है तो उस केस में आप उसके पास में बैठ गए हो तो ऐसा नहीं है कि आपके भी कैंसर हो जाएगा। तो वो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, हार्ट अटैक है, उसके अलावा आपके कैंसर है, तो ये सारी डिजीज है। कम्युनिकेबल के अंदर आती हैं कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, HIV है, कोल्ड प्रॉब्लम है ना। किसी के एक के अगर कोल्ड हो रखा है तो उसके पास में अगर आप बैठते हो तो डेफिनेटली अगर वो उसकी बॉडी से कुछ भी वाटर वेपर्स या कुछ भी तरह के आपके पार्टिकल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो आपको भी वो बीमार कर सकते हैं। तो ये जो आता है ये आता है आपका डिजीज का टाइप्स, कि डिजीज जो है वो बेसिकली दो तरह की हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज बर्थ के बाद में एक्वायर्ड की जाती हैं, वो आप इनबॉर्न लेके पैदा नहीं होते, जबकि कॉन्जेनाइटल डिजीज ऐसी होती है जो कि आप इनबॉर्न यानी कि जैसे ही आपने जन्म लिया है उसी समय के साथ में आपके पास में ये कॉन्जेनाइटल डिजीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। अब बात आती है कि डिजीज कोज करने वाले जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं कि पैथोजेंस। पैथोलॉजी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डिजीज का स्टडी किया जाता है और इसी का मतलब है कि जो डिजीज कोज करने वाले हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो और दूसरे हो हेलमिंथीज वगैरह हो, प्रोटोजोन्स हो, इन सभी को कॉमनली कंबाइंडली कहा जाता है पैथोजेंस, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। अब जो इन्फेक्शियस एजेंट्स रहेंगे है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट्स। उसके अलावा आपके दूसरे एजेंट्स रहते हैं और इसमें आप देखोगे एज ए पैथोजन। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन्फेक्शंस रहते हैं। तो इन सभी को इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, सेलुलर हो सकते हैं और एसेलुलर हो सकते हैं। सेलुलर का मतलब होता है कि जैसे लिविंग, और उस केस में क्या है कि पैरासाइट जो होते हैं आपके जैसे हेलमिंथीज वगैरह होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे प्रोटोजोन्स हैं है ना, प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कोज करता है। उसके अलावा फंजाई है ना, जैसे उस केस के अंदर आपके एथलीट फुट वगैरह ये सब कोज करता है। प्रोकैरियोट्स हैं, लेप्रोसी कोज करता है। वायरस हैं वो एड्स कोज करते हैं। प्रियोन्स हैं है ना, वो दूसरी तरह की CJD जो है वो डिजीज कोज करते हैं। तो ये जो सारा आपने देखा है, ये आपने वेरियस टाइप ऑफ क्या देख लिए कि कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं। और वो जो पैथोजेंस हैं वो सभी पैथोजेंस जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अंडर वन सिंगल वर्ड, दैट इज पैथोजन। उस केस के अंदर पैरासाइट्स आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगी, प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे, प्रियोन्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट आता है डिजीजेस। अब एक एक करके डिजीज को देख लेते हैं और कौन सी डिजीज जो है वो किससे कोज होती है, उसके कौन से सिम्टम्स हैं है ना, और ये इस तरीके से उसका जो पॉसिबल इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है वो आपके साल्मोनेला टाइफाई से कोज होती है और इसीलिए इसको विडाल भी बोलते हैं। इसीलिए इसके लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए टेस्ट के लिए किया जाता है, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें इसके सिम्टम्स कौन से हैं, हाई फीवर रहेगी, वीकनेस रहेगी, स्टोमक पेन रहेगा, यानी कि पेट में आपके दर्द हो रहा है, वीकनेस आ रही है और जोर से फीवर हो रही है, तो उस केस में ये किसके सिम्टम्स हैं, टाइफाइड का सिम्टम है। हमेशा ध्यान रहना चाहिए पैथोलॉजी पढ़ते हुए कि जो भी सिम्टम्स आपके डिजीज के अंदर होंगे दैट में बी कॉमन इन ए डिफरेंट डिजीज एज वेल। उस केस में क्या है कि एक डिजीज के सिम्टम जो है वो दूसरी डिजीज से मैच कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर एग्जैक्टली पता लगाना है तो डेफिनेटली आपको डायग्नोसिस के लिए जाना पड़ेगा, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह है, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा डिजीज है। इसका इफेक्ट क्या होता है, टाइफाइड के केस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी कि जो इंटेस्टाइन है ह्यूमन की उसके अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी खाना वगैरह खाते हो वो आपकी बॉडी कैप्चर नहीं कर पाती, गेन नहीं कर पाती है ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस वजह से जो है वीकनेस होती चली जाती है और एट द एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया आपने अभी कोविड देखा ही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, कोविड भी एक तरह से निमोनिया ही कोज करता है। निमोनिया के केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं आपके, ये निमोनिया कोज करते हैं। फीवर है, चिल है, कफ है और हेडेक है, यानी बुखार रहेगी, सर्दी लगेगी और आपके खांसी की प्रॉब्लम रहेगी और हेडेक रहेगा। तो ये जो सिम्टम्स है निमोनिया के सिम्टम्स हैं, इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस केस में क्या होगा, एल्वियोलीज जो होती हैं, जो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज होती हैं यहाँ पे ऐसे, ये एल्वियोलीज जो है इनके अंदर
फ्लूइड जो है वो भर जाता है, दूसरा ऐसे, इस वजह से ऑक्सीजन एंड CO2 का जो आपका एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आती है और अल्टीमेटली क्या है, और हाइपोक्सिया की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉमन कोल्ड। ये सबसे कॉमन है, जो कि यूजुअली एक साल के अंदर 2 या 3 बार हम इसको एनकाउंटर करते हैं। राइनो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। इसमें क्या होगा, नेजल कंजेशन यानी कि नाक जो है वो बंद हो जाती है ना, या फिर डिस्चार्ज होने लग जाता है उसमें से कुछ म्यूकस वगैरह, सोर थ्रोट यानी गला खराब हो जाता है, कफ एंड हेडेक, खांसी आना और आपका सर दर्द होना इसका एग्जाम्पल है। इन्फेक्टेड द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, आपका जो सांस लेने में आपको तकलीफ आएगी, क्योंकि नेजल पाथ जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेलेशन। और जो भी ऑक्सीजन और CO2 आप इनहेल एक्सेल करते हो वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेजल पाथ से ही करते हैं। इसीलिए अगर नेजल पाथ आपका ब्लॉक हो जाता है, कंजेस्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो आगे जाके ये डिजीज जो है कोज हो जाती है और पर्सन को प्रॉब्लम होती है। मलेरिया के केस में आप देखिए कि प्लाज्मोडियम किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन 3 की वजह से क्या है, ये मेजरली मलेरिया जो है वो कोज होती है। इनमें से भी जो आपको पूछ लेंगे सबसे मोस्ट डेंजरस मलेरिया किसकी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की। तो इस तरीके से ये जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ये सब होते हैं। ये प्रोटोजोन्स जो है उसकी डिजीज है। हाई फीवर और रीअकरिंग फीवर होता है इसमें, यानी कि दोबारा आपका एक बार फीवर चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, यानी कि आपकी बॉडी जो है एक डिफरेंट फीवर एपिसोड्स को एनकाउंटर करेगी। उस केस के अंदर आता है नेक्स्ट, पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स देन अटैक द RBCs। पैरासाइट जो होते हैं वो लीवर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और लीवर सेल के बाद में अपना नंबर बढ़ा के, हम इस चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तब आपको डिटेल में बताया जाएगा कि लीवर सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करके अपना नंबर इंक्रीज कर देते हैं, फिर ये ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड के बाद में ये RBCs को अटैक करते हैं और उनको टारगेट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि RBCs बर्स्ट होने लग जाती है और पर्सन को चिलिंग फील होती है इसमें, यानी कि उसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है RBC बर्स्ट होने की वजह से, और अल्टीमेटली जो है पर्सन की RBC की कमी से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है आपका इन्हीं डिजीज के अंदर वो आती है अमीबोइस, यानी कि प्रोटोजोन्स कोज डिजीज है। इसके अंदर क्या आता है आपका कि जो अमीबोइसिस या फिर अमीबोइक डिसेंट्री, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, एग्जाम्पल इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन पेन है, क्रैम्प्स हैं, यानी कि अब क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। तो ये रहता है ब्लड क्लोट्स और स्टूल के साथ में म्यूकस और ब्लड क्लोट अगर आने लग जाता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो वो सारा एग्जांपल जो है वो किसका है, अमीबोइसिस का। ये लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि वहीं पे जाके इंटेस्टाइनल एक तरह से पैरासाइट की तरह रहता है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। एस्कैरियोसिस जो रहता है वो एस्कैरियोसिस कोज करता है, ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहता है। और इसमें क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, मस्कुलर पेन, फीवर है, एनीमिया है। इसके अंदर क्या होगा, हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू द वाटर एंड वेजिटेबल्स। जो भी आप खाएंगे या पिएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, इस तरीके से पूरा सेटअप रहता है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो वाटर और इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स के थ्रू इन्फेक्ट हो जाएगा और वो उसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो एडहेर होकर रहते हैं काफ़ी दिनों तक, यानी कि ये भी एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है, ये भी एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या है, एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो ये एंडोपैरासाइट है और ये भी एंडोपैरासाइट है। फिर आता है एलिफेंटाइसिस या फिलेरियासिस, ये होता है वुचेरिया ब्रोंकोप्टाई या फिर वुचेरिया मेलाई की वजह से। इसके अंदर जो आपके लोअर लिम्स होते हैं, यानी कि पैर जो होते हैं हमारे और जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर एक्सेस में स्वेलिंग आ जाती है और जो फुट होता है आपका ऐसे वो एलिफेंट के फुट की तरह दिखाई देने लग जाता है, इसीलिए इसको हम एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है लोअर लिम्स की वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसकी वजह से एक्सेस में स्वेलिंग जो है वो लोअर लिम्स के अंदर यानी कि आपके पैरों में एक्सेस में स्वेलिंग जो है वो आ जाती है। और इसको कैसे फिर ट्रीट किया जाता है, वही जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट में जो मेडिसिन है वो दी जाती है और साथ के अंदर जो एलिफेंटाइसिस का जो फिलेरियस वर्म है उस वर्म को पकड़ के और धीरे धीरे करके क्या है बाहर की तरफ निकाला जाता है और उसके बाद में पर्सन का स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे 5 या 10 दिन के अंदर कम होता है। नेक्स्ट आता है रिंगवर्म। रिंगवर्म होता है माइक्रोस्पोरम या फिर आपके ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 जो होते हैं ये रिंग कोज करते हैं, यानी कि जिसमें खुजली और इचिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लीजन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रिंग्स जो होते हैं वो कंटीजियस होते हैं, यानी कि एक पार्ट में अगर रिंग है आपने वहां से उसको स्क्रैच कर लिया और वही फिंगर्स आपने दूसरी जगह पर टच कर दी
तो दोनों जगहों पे क्या होगा, रिंग्स वगैरह जो हैं वो आपके कंटीजियस तरीके से फैल जाएंगे। इन्फेक्ट्स विद द स्किन, नेल्स एंड द स्काल्प, यानी कि आपके स्किन जो होता है, नेल होता है और आपके जो हेयर वगैरह के स्काल्प होते हैं उनसे क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह में फैल सकता है। अगर आपने किसी रिंग वॉर्म से अफेक्टेड पर्सन के टॉवल्स हैं या फिर उसके जो क्लोथ्स वगैरह हैं उनको टच किया है तो उस केस के अंदर भी ये फैल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, वो आता है मलेरिया साइकिल। मलेरिया साइकिल के अंदर आप देखिए कि दो तरीके से मलेरिया साइकिल जो है वो पूरा होता है। मलेरिया साइकिल के अंदर ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन भी है और मलेरिया साइकिल के अंदर और आपका जो मॉस्किटो है उसका भी कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहता है। अब इसमें देखिए कि किस तरीके से इसका पूरा साइकिल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड आपका मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब है कि सारे मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होगा, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा उसी से मलेरिया होगा। यानी कि अगर कोई मलेरिया का पेशेंट है, उसको उस मच्छर ने काटा है, अब वो मच्छर उड़ के अगर आपको काट लेता है या किसी पर्सन को काट लेता है तो उस केस में मलेरिया से अफेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्टेड मच्छर जैसे ही काटता है, स्किन के अंदर आपके पोर करता है, उस वजह से क्या होता है, साथ में जब ये सलाइवा सिक्रीट करेगा तो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ढेर सारे स्पोरोजोइड्स रहते हैं और वो सारे स्पोरोजोइड जो होता है ये आपके ब्लड में रिलीज कर देगा। अब ये स्पोरोजोइड जो होते हैं ये मूव करते 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 हेपेटिक डोरमेंसी, यानी कि आपके लीवर में जाके शांत तरीके से एकदम छुप जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और जब ढेर सारे नंबर में हो जाते हैं तो एकदम से बस्ट करके और ब्लड में रिलीज होते हैं और फिर आरबीसीज को टारगेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए मच्छर ने काटा, बाइट किया, उसके बाद में हिपेटिक सेल यानी कि लीवर के सेल के अंदर चले गए, वहां पे जो है ढेर सारे अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर लिया, है ना, साइजोन्स बना लिया उन्होंने, मीरोजोइड्स बना लिए। अब ये आएंगे, ये इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया पूरा, ऐसे आरबीसी को देखो, आरबीसी को इन्फेक्ट करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया और ये बन गए इरिथ्रोसाइटिक साइजोन। और जैसे ही इरिथ्रोसाइटिक साइजोन बनेंगे और ये बस्ट हो जाएगी आरबीसी और उसके अंदर से ढेर सारे फिर क्या निकलेंगे, इरिथ्रोसाइट्स निकलेगी। इसके अंदर से आपको क्या निकलेगी, और ढेर सारे तरीके से आपके जो रप्चर्ड इरिथ्रोसाइटिस के गैमेट निकलते हैं और वो आगे जाके दूसरी आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। तो ये साइकिल जो ये चलता रहता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करना और उसको बस्ट कर देना, नंबर इंक्रीज करके, ये चलता रहता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट बन जाते हैं, ये बनते हैं आपके आरबीसी में, लेकिन ये यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके मलेरिया साइकिल के अंदर और जो गैमेटोसाइट्स बनी है प्लाज्मोडियम की, वो ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइज नहीं होती। ह्यूमन के अंदर खाली मेल फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई दूसरा मच्छर है जिसने इसको इस पर्सन को बाइट किया है तो उस केस के अंदर ये जो आपके इरिथ्रो के गैमेट्स बने हैं पूरे, ये गैमेट्स इसके सलाइवा के थ्रू होते हुए गट में चले जाएंगे। अब इसके अंदर जो है माइक्रो गैमेट्स वगैरह थे, ये मैक्रो गैमेट बनेंगे, फिर जाइगोट बनेंगे। ये प्रोसेस रहेगा आपके मिड गट के अंदर। मिड मॉस्किटो की जो गट रहेगी उस गट के अंदर यानी कि मॉस्किटो के पेट के अंदर जाके, और ये जो गैमेट्स हैं आपस में ये फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में आपके ये जाइगोट बना दिया, जाइगोट बाद में उकीनीट बना दिया और फिर oocyst बना दिया। और जब oocyst बस्ट होगा तो ढेर सारे स्पोरोजोइड्स यहाँ से निकलेंगे और ये स्पोरोजोइड्स फिर मूव करके गट से और मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पे चले जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का नाम आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जब मच्छर आपके ब्लड को सक करता है तो उस केस में हमारा जो ब्लड है वो क्लोट होने लग जाता है। तो उसके लिए वो एंटीकोगुलेंट इसमें मिक्स करेगा और वो एंटीकोगुलेंट मिलता है मॉस्किटो के सलाइवा में। तो इसलिए वो अपनी लार जो है वो आपके ब्लड के साथ में मिक्स करता है और उसी प्रोसेस के दौरान क्या रहता है कि वो जो इसकी आपके सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे। सबसे पहले लीवर में भाग जाते हैं, वहाँ से नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर इरिथ्रोसाइट आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, बस्ट करेंगे और अपने गैमेट बनाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन आके करेंगे मॉस्किटो की मिडगट में। इस तरीके से जो है ये पूरा साइकिल आपका सेटअप रहता है। और इसके अंदर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हुआ है और मॉस्किटो जो है उन्होंने लीवर सेल को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि लीवर सेल जो है वो कंपेरेटिवली आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर यहाँ से इस टेबल से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। इसके अंदर क्या है कि इम्यूनिटी के टाइप्स आपको दे रखे हैं। इम्यूनिटी आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है दैट कैन बी एक्वायर्ड और इनेटली प्रेजेंट इन ए पर्सन। और इसके अंदर क्या रहेगा कि ये आपको प्रोवाइड करवाता है एनर्जी, आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है
ताकि आप फाइट कर सके पैथोजेंस के अगेंस्ट में, है ना, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में आप फाइट कर सकें। तो ये आप देखिए कैसे कैसे होगा। तो इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है, इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि इनबॉर्न इम्यूनिटी जो कि आपके बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, उसके लिए आपको कोई भी एक्सपोजर, कोई भी जेनेटिक एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट आती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप बर्थ के बाद में एक्वायर करते हैं, जो आपको इनेटली यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको गिफ्ट में नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है ये इम्यूनिटी जो है आपके जेनेटिक यानी कि डीएनए में रहेगी, और ये इम्यूनिटी जो है ये बाद में धीरे धीरे आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस से मिलेगी। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह से हो सकती है, एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्वायर्ड। एक्टिव एक्वायर्ड के अंदर आपका क्या आएगा, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और उसने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो आपके किस में होना चाहिए, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर होगा। ऑन एंटीबॉडीज यानी कि पर्सन की खुद की एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहनी चाहिए। इसमें क्या होगा, नेचुरल एक्सपोजर टू द इन्फेक्शंस ये रहता है। इसके अंदर आपके एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या आएगा, ये दो तरह से हो सकती है, या तो आप जैसे पार्क में घूम रहे हो और आपको कोई भी पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है और उसके बाद में आप देख रहे हो कि आप बीमार पड़ गए हो और उसके में आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और उसने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लिया है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए जिससे आप इन्फेक्ट हो चुके हो। तो ये जो इम्यूनिटी रहती है आपकी, ये इम्यूनिटी रहती है, इसमें आपने इन्फेक्शन जो गेन किया है वो नेचुरली किया है, आपको जानबूझकर इन्फेक्टेड नहीं किया गया। तो ये इम्यूनिटी आती है आपके नेचुरल एक्सपोजर से, यानी कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ना, ये रहता है पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका इसके अंदर क्या आता है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि आपको वैक्सीन का जो एग्जाम्पल आता है आपका, ऐसे आपको आपका जो पैथोजन है वो इंजेक्शन में फिल किया जाएगा और पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि जानबूझ के यानी कि नेचुरली इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपने आर्टिफिशियली करवाया है, इसीलिए ये जो आता है आपका इन्फेक्शन आता है ये एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट आता है कि पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आपको एक टर्म याद रखनी है कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी नहीं बनाएगी, एंटीबॉडीज रेडीमेड बनेगी। तो रेडीमेड भी दो तरीके से बन सकती है, या तो नेचुरल रेडीमेड मिल जाए मुझे, या फिर मुझे आर्टिफिशियली रेडीमेड मिल जाए। तो नेचुरल रेडीमेड का एग्जांपल होता है आपका जो मदर मिल्क होता है, उसके अंदर IgA एंटीबॉडी नेचुरली मदर के थ्रू और जो है आपके न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करवा दी जाती है। IgA एंटीबॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज विद अदर सोर्सेज। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज का मतलब आता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी रहती है ना, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है कि कोई पर्सन जो है कोई बीमारी से ठीक हो गया है, इसका मतलब है उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और दूसरा पर्सन जो उसी बीमारी से अभी इन्फेक्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो पर्सन रिकवर कर चुका है उसके ब्लड से और आप एंटीबॉडीज ले लेंगे और जो पर्सन अब बीमार है उसके अंदर इंजेक्ट करवा देंगे। तो इसलिए उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल गई जो कि उसकी बॉडी ने सिंथेसाइज नहीं करी है। तो इसमें आप एक बार दोबारा से ध्यान से देख लीजिए कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो आपके इन्नेटली प्रेजेंट रहती है, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो इन्नेटली प्रेजेंट रहती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी ये रहती है, यानी कि इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बर्थ के बाद में एक्वायर करते हैं, एक्टिव हो सकती है और पैसिव हो सकती है। एक्टिव का मतलब है एंटीबॉडीज आपकी बॉडी खुद बनाएगी, पैसिव का मतलब है कि आप दूसरों से रेडीमेड एंटीबॉडीज आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। नेक्स्ट आता है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो तरह से हो सकती है, नेचुरली एक्टिव यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन से हमें जो इम्यूनिटी गेन हुई है वो, और दूसरा है इंजेक्शन से यानी कि वैक्सीन से जो गेन हुई है वो आपके आर्टिफिशियल एक्टिव में आती है। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव के अंदर क्या रहता है आपका, नेचुरल के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज जो आती हैं, यानी कि IgA एंटीबॉडीज जो बर्थ के बाद में जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, कोलेस्ट्रम, उसके थ्रू बेबी को प्रोवाइड करवा दी जाती है। और ये एग्जांपल रहता है पैसिव इम्यूनिटी में, सिर्फ रेडीमेड एंटीबॉडीज है, मदर के थ्रू बेबी में जा रही है लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज फ्रॉम द अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस से यानी कि जो प्लाज्मा थेरेपी होती है वो इसका एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी कि ये किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पैथोजन आए ये उसको सिमिलर वे में ट्रीट करती है। और इसके अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका एनाटॉमिकल बैरियर्स। एनाटॉमिकल बैरियर्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है ना, जैसे स्किन है ना, तो ये क्या है, एनाटॉमिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं
आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच वगैरह प्रेजेंट रहती है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक की जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। और ये आता है फिजियोलॉजिकल में। फिर आता है आपका फेगोसाइटिक बैरियर। इसके अंदर हम देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन को भी डिटेल में अभी पढ़ते हैं। लेकिन आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इसके लिए कोई भी प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंटीजेनिक एक्सपोजर का मतलब है कि पहले जो पैथोजन है उसके साथ में एनकाउंटर हो या चाहे ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फेगोसाइटोसिस। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले क्या होगा कि जो पैथोजन है वो पैथोजन आपकी बॉडी की सेल के साथ में क्या हो जाता है, एक क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। सेकंड स्टेप के अंदर पैथोजन को इंजेक्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लो कि ये एक पैथोजन है, इस पैथोजन को ऐसे स्यूडोपोडिया बना के और जो बॉडी की सेल है वो अपने अंदर इसको क्या कर लेगी, इंजेक्ट कर लेगी ऐसे, और उसके बाद में यहाँ से ये बंद हो जाता है। तो उस केस में ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के बाद में लाइसोसोम जो होता है वो आता है, और लाइसोसोम जैसे ही आ गया फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, और जो पैथोजन आपने एनगल्फ किया है, अंदर लिया है, उसको लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइडल बैग होता है एक तरह से, यानी कि उसके अंदर लैक्टिक एंजाइम भरे रहते हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद में जो इसकी डेब्रीज बची होती हैं उनको सेल सरफेस के ऊपर ऐसे प्रेजेंट कर दिया जाता है, जिससे कि टी हेल्पर सेल जो है वो यहाँ से ये सैंपल लेके चली जाती है और बाद में जाके इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस था, लेकिन ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है कि मान लीजिए कि कोविड का पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तभी फेगोसाइटोसिस होगा। नहीं, आपके पास में कोई भी पैथोजन आए, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, दूसरे तरीके के पैथोजन्स हो, तो वो फेगोसाइटोसिस उनका हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि इन्नेट इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर आपका क्या आता है, बेसिकली 5 प्रोसेस आते हैं इन्फ्लामेशन में। पहला आता है आपका वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन यानी कि जो वेसल्स होगी आपकी वो क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। तो वेसोडाइलेशन जो होता है वो पहला प्रोसेस आता है। उसके बाद में आता है एडेशन यानी कि चिपकना। उसके बाद में आता है डायापेडेसिस, और डायापेडेसिस जो होता है वो आपका प्रोसेस रहता है। उसके बाद में आता है कीमोटैक्सिस, और उसके बाद में आता है फेगोसाइटोसिस। तो देखिए एक एक करके सारे प्रोसेस को देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई नेल है, और यानी कि कोई कील वगैरह है या फिर कोई ऐसा शार्प पॉइंट है जिसकी वजह से पिन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पैथोजेंस वगैरह एंटर कर रहे हैं। तो स्किन जो होती है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये स्किन का पार्ट है, और ये आपकी ब्लड वेसल है। ये जो है ये क्या है, ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है, एंडोथीसियल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। तो ये ब्लड की मेम्ब्रेन मैंने बना दी है यहाँ पे। इस ब्लड की मेम्ब्रेन में आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसीज हैं, अलग अलग सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है, वो यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं। अब जैसे ही ये पिन जो है यहाँ पे चुभती है स्किन के अंदर, इसके साथ के अंदर जो भी पैथोजेंस थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे रेड कलर के अंदर शो किए गए हैं। ये पैथोजेंस कुछ केमिकल सिग्नल सिक्रीट करते हैं, जो कि केमिकल सिग्नल इस एरिया के अंदर फैल जाते हैं जहाँ पे आपको इंजरी हुई है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही ये सिग्नल आते हैं यहाँ पे इसको मिल जाते हैं, तो इन सेल्स को जैसे ये सिग्नल मिलते हैं तो वेसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, है ना, डायलेशन स्टार्ट हो जाता है, वेसोडाइलेशन, यहाँ से वेसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, ब्लड कैपिलरी की जो आउटर लेयर है वो आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। इसकी वजह से इसके बीच में से ये जो सेल्स हैं ये निकल रही हैं यहाँ से। इस निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। और डायापेडेसिस करने के बाद में जब ये पैथोजेंस यहाँ पे हैं, ये सेल यहाँ पे है, ये इसकी तरफ मूव करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस के बाद में एंड के स्टेज में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो एक एक करके क्या है, वेसोडाइलेशन यानी कि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और सेल बाहर निकल जाएंगी। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ये सेल्स जो है पहुंच जाती हैं। जनरली ये सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल, जो सबसे पहले पहुंचती है वो कौन सी सेल होती है, न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, वो यहाँ पे पहुंचती हैं और इसको जो पैथोजन होता है उसको क्या करती है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू किल कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन के केस के अंदर आपका क्या आता है कि ये जो रहेगा, है ना, ये जो प्रोसेस रहता है आपका, ये रहता है किसका, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आपके जो इंटरफेरोन्स हैं, है ना। तो इंटरफेरोन्स जो होंगे वो वायरल इन्फेक्टेड सेल से क्या किए जाएंगे, सिक्रीट किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है
और वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्या है, ये जितने भी आपके यहाँ पे ये हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इस सेल के अंदर वायरस इन्फेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए ये सेल इंटरफेरोन्स एक मॉलिक्यूल्स बना लेती हैं और ये मॉलिक्यूल ये आसपास की सेल्स को दे देती है। इस सेल को सिग्नल दे दिया, इस सेल को सिग्नल दे दिया और इसको दे दिया। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो बाकी की सेल, ये इस सेल की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन जो आसपास की नाइबरिंग सेल्स होती हैं वो अपोप्टोसिस में चली जाती हैं, या फिर वो जो है कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट कुछ सिंथेसाइज कर लेती है, या फिर जो है इम्यून एक्टिवेट हो जाती है इम्यून सिस्टम आपका। तो इस तरीके से क्या है कि एक सेल ने बाकी की सेल को वायरस इन्फेक्शन से बचा लिया है, इसने कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट किए हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट किए हैं जो आसपास की सेल्स को इस पर्टिकुलर पैथोजन के बारे में आइडिया या डिटेल्स भेज देते हैं और ये अपने हिसाब से प्रिपरेशंस कर लेती हैं। जैसे कुछ सेल्स होती हैं जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं वो अपोप्टोसिस में चली जाती हैं। अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल डेथ में चली जाती हैं, तो डेथ हो गई तो वायरस भी डेड हो गया, क्योंकि वायरस जो है वो एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, जो कि आपके लाइव सेल के साथ लिविंग रहता है और नॉन लिविंग सेल के साथ नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, तो ये था इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स की भी फैमिली होती है, अल्फा बीटा गामा और ये सब ऐसे इंटरफेरोन्स गामा जो है आपके कोर्स के अंदर थोड़े से दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस, और ये डिफरेंस जो है ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं। तो मैंने बताया इन्नेट इम्यूनिटी अभी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो इसलिए हमें आइडिया है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, बाय बर्थ, सिंस बर्थ, और ये जो होती है ये आफ्टर बर्थ आपके एक्वायर की जाती है। नेक्स्ट आता है इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स इन द मिनट्स। इसके अंदर मिनट्स के अंदर इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है, क्विक होती है, लेकिन इसको एक्टिवेट होने में समय लगेगा, तो इसलिए क्या है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, और जब तक वो टाइम ले रही है तब तक आपको कौन बचाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी बचाएगी। प्रायर एक्सपोजर टू द एंटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर प्रीवियस एक्सपोजर जो है वो रिक्वायर नहीं होता है, एंटीजन एक्सपोजर रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर आपको एंटीबॉडी बनानी है, इसलिए आपको एंटीजन एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है डाइवर्सिटी इज लिमिटेड, और इसमें रहता है आपका रेस्ट्रिक्शन, इसके अंदर डाइवर्सिटी इतनी लिमिटेड रहेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है डाइवर्सिटी स्पेशलाइज रिस्पॉन्स होता है, यानी कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। अगर मान लो आप इन्फेक्टेड हो गए हो कोविड से, तो कोविड की एंटीबॉडी ही बनेगी, दूसरी किसी डिजीज़ की एंटीबॉडी आपके अंदर नहीं बनेगी। तो ये जो है आपका मेजर डिफरेंस रहता है इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। इनमें से जो क्विक एंटीबॉडी है, क्विक इम्यूनिटी है, वो है इन्नेट, और जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपस में किस तरीके से जुड़ी रहती हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी रहती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो तरह की सेल्स आती हैं, टी सेल आती हैं और बी सेल आती हैं। तो बी सेल और टी सेल जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, और किस तरीके से ये काम करती हैं। तो देखिए टी सेल जो होंगी वो तीन तरह की सेल्स होती हैं। आपकी पहली सेल्स होती हैं टी हेल्पर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल या फिर टी एच सेल। इनके ऊपर आपको ध्यान में रखना है CD4 रिसेप्टर जो होता है, CD4 रिसेप्टर जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो CD4 की वजह से जो है इनका नाम टी हेल्पर सेल है, और इनको CD4 सेल भी बोलते हैं। साथ के अंदर दूसरा आता है टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी साइटोटॉक्सिक, और उसके बाद में आता है टी किलर सेल, और भी होती हैं जैसे टी सप्रेसर सेल होती हैं, इस तरीके से भी रहती हैं, ये रहता है। तो इसमें क्या होता है, TC सेल्स जो होंगी आपकी, TC सेल्स, इन सेल्स को CD8 सेल भी बोलते हैं, और टी किलर सेल जो होती हैं वो डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, यानी कि डायरेक्ट किल कर सकती हैं कोई भी एंटीजन को, पैथोजन को। ये जो होती है ये साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू क्या करती हैं, ये साइटोटॉक्सिन रिलीज कर देती है, और वो साइटोटॉक्सिन जो होता है वो आपके पैथोजन को किल कर देता है। और टी हेल्पर सेल है, ये कुछ भी रिलीज नहीं करती, ये एक्टिवेट करती है बी सेल को जाके। तो टी हेल्पर सेल सबसे पहले किसके पास जाएगी, बी सेल के पास जाएगी। फिर बी सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है दो तरह की सेल्स में, जैसे ही ये इसके पास में लेके आती है। एक होती है आपकी प्लाज्मा सेल, और दूसरी होती है आपकी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल्स आपके काम आती हैं सेकेंडरी एक्सपोजर के टाइम में, यानी कि जब दोबारा सेम पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उस केस के अंदर मेमोरी सेल्स जो हैं वो आपके काम में आती हैं, और उस पर्टिकुलर एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। और प्लाज्मा सेल जो हैं वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो ये जो वाई शेप एंटीबॉडीज होती हैं डिफरेंट, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या है आपकी प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करेगी,
जो एंटीजन है उसको ट्रैप कर लेती हैं। जैसे मान लो कि ये एंटीजन है तो चारों तरफ से इसको ट्रैप कर लिया जाएगा, इसको किल नहीं करती हैं, ट्रैप करती हैं और उसके बाद में लेके जाती है इसके पास में या फिर इसके पास में, और ये दोनों के पास में इस पर्टिकुलर एंटीजन को किल करने की एबिलिटी होती है। इस वजह से क्या है कि दोनों उसको किल कर देते हैं क्योंकि चारों तरफ से इसको एंटीबॉडी ने पकड़ रखा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है और ह्यूमरल रिस्पॉन्स के साथ में कैसे ये क्या है आपका अटैच हो रखा है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे टी हेल्पर सेल, टी सेल्स जो रहती हैं है ना, उसके अंदर टी हेल्पर सेल एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती हैं सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स और ह्यूमरल रिस्पॉन्स में। ह्यूमरल का मतलब होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सेल मीडिएट का मतलब होता है कि जो सेल है वही आपकी क्या है डायरेक्ट एंटीजन को किल कर रही है। तो ये जो प्रोसेस आपको बताए हैं, ये प्रोसेस जो है ये आपके ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर दोनों इम्यूनिटी एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ी रहती है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। अब एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि ये जो इसके अंदर दो तरह की चेन होंगी। एक चेन तो देखो लॉन्ग चेन है जो यहाँ से लेके पूरी और यहाँ तक प्रेजेंट है। तो ये वाली चेन जो है, ये कितनी चेन प्रेजेंट है यहाँ पे, दो चेन प्रेजेंट है, एक इस वाली रो में एक इस वाली रो के अंदर। तो ये हैवी चेन है क्योंकि इसके अंदर मोर मोलिकुलर वेट है। दूसरा आपका आता है ये वाला, इसके अंदर लाइट चेन है। लाइट चेन का जो आपका नाम से पता चल रहा है तो मोलिकुलर वेट होगा वो एज कम्पेयर टू द हैवी चेन क्या होगा, लाइट होगा। जो ये दोनों आगे की तरफ एक रीजन बनाती हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ABS यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर एंटीजन बाइंडिंग रीजन। इसके अंदर यहाँ पे जो ये आपके बनते हैं है ना, इन्हीं को एंटीजन के ऊपर आपका एपिटोप होता है और यहाँ पे होता है पैराटोप। तो ये जो होते हैं ये अपने 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 पैराटोप्स हैं जो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक, यहाँ पे आके एंटीजन फिट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद में ये इस साइड भी रहते हैं ऐसे। दोनों जो आपकी इस साइड की और इस साइड की, दोनों साइड की जो एंटीबॉडीज रहती हैं, इनकी जो ब्रांच रहती है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से क्या है लिंक रहती हैं। इसके अंदर इंटर और इंट्रा दोनों मिलते हैं, यानी कि जैसे इसके और इसके बीच में यहाँ पे ये रहा, और विदिन द देखो विदिन आपके जो ब्रांच है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मिल रही है। तो ये रहता है। इसके अंदर कितनी तरह की एंटीबॉडीज आती हैं, तो टोटल 5 तरह की रहती हैं, G, IgG, A, M, D और E ये रहती है। यानी कि IgG, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, M, D और E। इनके बारे में एक एक करके आगे देख लेते हैं। सबसे पहले IgG को बारे में देख लीजिए। ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहती है। IgG जो है वो किस में रहती है, मोनोमेरिक फॉर्म में, यानी कि सिंगल रहेगी। यहाँ पे सिंगल Y मिलेगा आपको। और इसके अंदर क्या रहता है, हाईली ऑप्सोनाइजन न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन के टाइम में काम आने वाली एंटीबॉडीज में रहती हैं। और ये जो होती है IG1, IG2, IG3, IG4, इनमें क्या है सब क्लासिफाइड रहती है। नेक्स्ट आती है IgM। यहाँ पे ये मोनोमेरिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 ये पेंटामेरिक फॉर्म के अंदर रहती है, यानी कि 5 एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहेगी। इसके अंदर ये सबसे पहले एंटीजन जब बनता है, जब एंटीजन आता है तो सबसे पहले जो बनने वाली एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है। इसी से ही क्लास स्विचिंग से जो बाकी एंटीबॉडीज हैं, ये IgM का मतलब है मदर ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स। इसी से ये बनेगी, इसी से ये बनेगी, इसी से दूसरी एंटीबॉडीज हैं ये बनेगी। यानी कि सबसे पहले जो बनेगी वो कौन बनेगी, IgM बनती है। फिर आता है IgA। IgA जो है वो डायमेरिक फॉर्म में होती है। देखो एक ये रही और एक ये रही, तो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और इसीलिए क्या है एक्सप्रेस इन द म्यूकोजल टिश्यू। म्यूकोजल टिश्यू के अंदर क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं IgA, और मदर मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट रहती हैं जो कि नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे थे। IgD का मतलब होता है डोर्सल, इसका फंक्शन अननोन है। और IgE जो होती है वो एलर्जी में इन्वॉल्व रहती है। तो आप देख लीजिए कि जो IgA एंटीबॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वो कहाँ पे रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा ऐसे। और बाकी जो आपको मतलब जो आपके IgA का मतलब होता है जितने भी बॉडी के ह्यूमर्स हैं, यानी कि जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर रहेगा। A में आपके माउथ से लेके, गट से लेके और इंटेस्टाइनल सिस्टम तक। और उसके बाद में आप देखेंगे कि G, E और D और M ये जो हैं ये सारी की सारी आपके इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर सिचुएटेड रहती हैं। तो ये आपको बता दिया है पूरा इसके अंदर। नेक्स्ट जो आता है अपना वो आएगा एलर्जीज। एलर्जीज के अंदर कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी। सबसे पहले क्या होगा, एलर्जन आएगा, B सेल को एक्टिवेट कर देगा, इससे एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएगा ये है ना, सेकंड जो ये आ रहा है वापस से आएगा दोबारा से जब ये, तो उस केस के अंदर ये जो एंटीबॉडीज बनी थी ये हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगी जैसे इसके चिपकेगी, और उसके बाद में इमीडिएटली मास्ट सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर
डीग्रेनुलेशन हो जाता है, यानी कि मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन भरा रहता है वो हिस्टामिन क्या करेगा कि इनके ऊपर छिड़क दिया जाएगा केमिकल की तरह, जो एंटीजेंस आएंगे उनके ऊपर, सेम एंटीजेंस के ऊपर, एलर्जेंस के ऊपर, और उसको किल। तो ये क्या हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का। इसके अंदर क्या कहता है, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एग्रीगेट हो जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि वो खुद की जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व होने लग गया है। इसमें क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है, और ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये दो जो सब्सटेंसेज होते हैं, ये कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करती है। और मास्ट सेल की सरफेस पे जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडी वहाँ पे मास्ट सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके से क्या है, ये एलर्जीज के बारे में था पूरा। ऐसे एलर्जी का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपका अस्थमा है। अस्थमेटिक पेशेंट को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे वो कोल्ड से हो, या फिर किसी और चीज़ से हो। ऑटो इम्यूनिटी जो है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपको खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। यानी कि इम्यून सिस्टम का काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना, लेकिन खुद का इम्यून सिस्टम अगर खुद के ही बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ इम्यूनिटी। तो सेल्फ इम्यूनिटी के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। उसके अलावा आप देखिए इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हाशिमोटो थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटिस हो जाता है यहाँ पे हार्ट के अंदर। अस्थमा जो है वो भी आपके क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सेलिक डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक्जिना है। ये सारी डिजीज जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऐसे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। आपके ये जो इम्यून सिस्टम सेल्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे रहती हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो प्रेजेंट रहेंगी वो कहाँ पे रहेंगी, जो आपका ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका ब्लड के अलावा वो आते हैं आपके जो प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, जहाँ पे जो है बी सेल और टी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके पास में कौन कौन से हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके पास में है बोन मैरो एंड थाइमस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पे जो है बी सेल भी बनेगी और टी सेल भी बनेगी, लेकिन बनने के बाद में वो कहाँ पे मूव कर जाती है, जो दूसरे सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, पेयर पैचेजेस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके अपेंडिक्स वगैरह हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो मतलब आपका जो ओरिजिन है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ओरिजिन जो होगा वो आपका कहाँ होगा, बोन मैरो और थाइमस में होगा। और उसके बाद के अंदर ये ट्रांसफर कहाँ पे हो जाती है, यहाँ की पैदा यहाँ पे हो जाती हैं, और उसके बाद में जब इनका ग्रो करने का टाइम आता है तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चली जाती है, जो कि लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेज हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है। इसमें नेक्स्ट जो आता है आपको पता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो इनको प्रोवाइड करवा देते हैं साइट ऑफ इंटरेक्शन फॉर द लिम्फोसाइड। और वहीं पे क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती हैं एंटीजन को कैप्चर करके कहाँ पे लेके आती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में लेके आ जाती हैं, जहाँ के ऊपर ढेर सारी आपकी इम्यून सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। मेजरली जो है टी सेल प्रेजेंट रहती हैं, और उसके बाद में टी सेल का ओरिजिन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, और बी सेल का ओरिजिन भी बोन मैरो में होता है। लेकिन बोन मैरो जो है, बोन मैरो के अंदर बी सेल बाद में भी बोन मैरो में रहती है, लेकिन टी सेल जैसे ही मैच्योरेशन का टाइम आता है तब वो आपके इसमें शिफ्ट हो जाती है, थाइमस के अंदर। और ये आती है सिचुएशन, लिम्फ नोड्स जो हैं वो इस जगह पे प्रेजेंट रहती हैं बॉडी के, और जो थाइमस है वो आपकी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि थाइमस का साइज जो है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके बाद में थाइमस का साइज रिड्यूस होता जाता है। यानी कि एक तरह से देखें तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाती है। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स आ जाते हैं, और माल्ट टिश्यूज कौन से होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम माल्ट बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वो चारों तरफ से इनसे कवर रहता है, जिससे कि कोई भी आपके प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है अब एड्स। एड्स का एक फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो होता है इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम आपका जो है वो वीक हो गया है और काम करना उसने ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में आता है फर्स्ट जो केस था एड्स का वो रिपोर्ट हुआ था 1981 में, लेकिन 30-40 साल के अंदर ही इसके बिलियंस ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो इसके प्रेजेंट रहते हैं। मिलियंस ऑफ पेशेंट जो हैं वो अभी भी वर्ल्ड के अंदर एड्स के प्रेजेंट हैं। उसके बाद में है एड्स जो होता है वो उसके कोज करने के जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। HIV के इन्फेक्शन की वजह से एड्स फैलता है। HIV वायरस जो होता है उसके अंदर जीनोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA ना होकर RNA होता है, इसीलिए ये जो है ये क्या है, एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस जो होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। अब कैसे इन्फेक्ट करेगा वो आप देख लीजिए।
सबसे पहले रेट्रोवायरस किसी भी तरह से आपकी बॉडी में आता है, एंटर करता है, तो इसमें क्या प्रोटीन कोट होगा और आरएनए होगा। उसके बाद में ये जो होगा ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो वायरस इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल्स को। नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है पूरी, ये जो आपको एकदम दिखाया गया है ये क्या है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल की सरफेस पे आके चिपकेगा और उसके बाद में अपना जीनोम जो यानी कि अंदर का जो जीनोम है आरएनए को, और ये आरएनए जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी सेल के अंदर आ गया। अब आरएनए से सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। और उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टाइप में, कि जब आरएनए से डीएनए रिवर्स में बनता है तो उसके अंदर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। तो ये ध्यान में रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके ये आरएनए किस में बदल जाएगा, डीएनए के अंदर बदल जाता है। और ये फिर जाके होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, वहां पे जाके ये क्या है, इसके साथ में अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद में आप देख रहे हो कि नए वायरसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। वहाँ पे इसी सेल के अंदर बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करेगा, उनके आउटर में प्रोटीन कोट भी प्रोड्यूस करेगा। और करने के बाद में ये जो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे इस सेल से, और जो बॉडी की दूसरी सेल से उनको इन्फेक्ट कर देंगे। वापस से यही साइकिल आपका फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, आरएनए वायरस आया, आरएनए वायरस ने आपकी बॉडी की सेल्स को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद में अपना आरएनए जीनोम जो है वो इंटीग्रेट किया, और फिर उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए को क्या बना दिया, cDNA बना दिया। और ये डीएनए जो है जाके होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट हो गया। और जब ये डीएनए आपका रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ ये भी रेप्लिकेट होगा, और एक से या बहुत सारे वायरस जो है ये बना देता है। यानी कि मशीनरी आपकी बॉडी की यूज होती है, इसीलिए ये वायरस है। यानी कि इसके पास में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीनरी जो है वो इसके अंदर नहीं है। ये क्या है, दूसरों की मशीनरी को यूज करके क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। एड्स जो होता है उसके HIV इन्फेक्शन में और एड्स के अंदर क्या है, कुछ एक टाइम लैग होता है पूरा ऐसे, और वो यूजुअली होता है 5 to 10 ईयर्स का। यानी कि मान लीजिए कि आज अगर HIV से इन्फेक्टेड हुए हैं तो उस केस में 5 से 10 साल के अंदर आपके सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, या आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं कि जो कॉमन सी डिजीजेज वगैरह रहती हैं उनसे भी वो अपने आप को क्या है, प्रिवेंट नहीं कर पाते। जैसे कि कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके 5 दिन या 10 दिन में सही हो जाते हैं, एड्स के केस में वो 3-3, 4-4 महीने या 6-6 महीने तक सही नहीं होते। इसको अगर चेक करना होता है तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, जो आपको एक जो बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एड्स जो है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आपको दे दी जाती हैं। यानी कि आरएनए वायरस के अगेंस्ट में जो ड्रग्स रहती हैं वो आपकी बॉडी को दी जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो लाइफ की प्रोलॉन्गनेस है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन डेथ को आप जो है आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एड्स जो है उसका कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इसके ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से मोड्स हैं। सबसे पहला आता है कि जो होगा ये मदर से बेबी, इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर आ सकता है। यानी कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी के अंदर क्रॉस करके आ सकता है। नेक्स्ट आएगा, लेकिन अगर आप पहले ही बता देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में तो उस केस के अंदर जो बेबी होगा उसको इससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो जो ब्लड बैंक से जो ब्लड मिलता है, अगर उसके अंदर एड्स हुआ तो यानी कि HIV का इन्फेक्शन हुआ तो उस केस के अंदर पर्सन को ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी एड्स जो फैल जाता है। और उसके बाद में आता है इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज़ करने से। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं अगर आप इनको प्रिवेंट कर लेंगे तो ये देखिए, इनको आप अगर प्रिवेंट कर लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए इन सभी को प्रिवेंट कर लोगे तो उस केस के अंदर एड्स भी प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर जो होता है ये एक वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर आपका मिलता है वो मिलता है आपको लंग कैंसर, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ये रहता है। नंबर 2 पे जो आता है वो ब्रेस्ट कैंसर आता है। और ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं वर्ल्ड में। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर जो है वो स्टार्ट होता कहाँ से है। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये नॉर्मल सेल्स इनकी एक बाउंड्री होती है, यानी कि एक दूसरे से ये उतनी ही ग्रोथ करती हैं जितनी कि आसपास की सेल जो है वो इनके टच में आते ही इनकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि साइड की जो सेल्स होंगी जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आती हैं हम अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आने से और हमारी खुद की सेल को हम क्या कर लेंगे, इनहिबिट कर लेंगे,
ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स में होती हैं, लेकिन कैंसर सेल्स के केस में देखिए, नॉर्मल सेल्स देखिए आप ऐसे, और ये कैंसर सेल्स हैं। कैंसर सेल्स के केस में क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है ये लूज हो जाती है, यानी कि इसका मतलब है ये सेल अब भी ग्रोथ करती चली जाएगी। तो ये जब एक्सपेंड होती जाएगी तो आसपास की सेल्स जो हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होती चली जाएगी, और इस तरह का जो है एक रैंडम सा क्लम्प आपको वहाँ पे बन जाएगा, जिसका अनओरिएंटेड जो मास ऑफ द टिश्यूज रहते हैं, वो सेल्स होती हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट रह जाएंगी। तो कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन इस तरीके से होगा, इनकी शेप है, स्ट्रक्चर है, सब चेंज हो जाती है, और ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लूज हुई थी, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है, वो कैंसर के अंदर क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है कि कैंसर जो है वो कितने टाइप्स का रहता है। तो दो तरह का होता है बेसिकली। ऐसे बिनाइन ट्यूमर जनरली कोई कैंसर नहीं होता, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैंसर उसको हम मानते हैं। बिनाइन ट्यूमर में क्या होगा कि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि इसके चारों तरफ बाउंड्री रहती है, नॉन इन्वेजिव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, डू नॉट मेटास्टाइज, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर गले के अंदर ये बिनाइन ट्यूमर बना हुआ है तो बाकी पार्ट्स में वो क्या है आपका ट्रांसफर नहीं होगा। और इसके अंदर क्या मिलता है आपका, ओमोसफ्रिक्स आपको मिलता है, फाइब्रो एडिनोमा, है ना, तो ये मिलता है आपको ऐसे, तो ये रहता है। और उसके बाद में क्या रहता है, फाइब्रोमा। और मैलिग्नेंट टिश्यू जो होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, कैंसर होता है। रियल कैंसर को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंसी। और उसके अंदर क्या रहता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मेटास्टाइज हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। एक पार्ट में कैंसर हो गया तो पूरी बॉडी में कैंसर हो जाता है। पुअरली डिफरेंशिएटेड, यानी कि जो हमने लास्ट डायग्राम देखा था जिसके अंदर उबड़ खाबड़ तरीके से सेल्स जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है अरेंज थी, तो वो सारी इसके अंदर आती है। इनमें जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, कार्सिनोमा। नेक्स्ट आता है कि भी कैंसर जो है वो एक्टिव स्टार्ट हुआ कैसे, एक सिंगल सेल के अंदर कैंसर कैसे स्टार्ट हुआ। तो वो देखिए, हमारी सेल्स जो होती है नॉर्मल, उसमें प्रोटोऑन्कोजीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, अगर इनको कोई ऐसा रेडिएशन है, कोई पॉल्यूशन है, उसके अलावा डाइट वगैरह है, उनकी वजह से क्या है, इनको कोई ऐसा एक्सपोजर मिलता है जिसकी वजह से ये क्या होंगे, प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए, ये बाद में ढेर सारी प्रोटीन्स बनाते हैं और एक्सप्रेशन जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। और उस एक्सप्रेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, पर्सन की जो सेल्स होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती चली जाती हैं और एक क्लम्प बना लेती हैं, और जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। थोड़े दिनों बाद में यही क्लम्प जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता चला जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कोजेस कौन कौन से होंगे। तो हेरिडिटरी कोज हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के केस में अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है पहले, मदर के और ग्रैंड मदर के उनके, तो आपके भी जो है होने के चांसेस रहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसके अलावा केमिकल्स से कैंसर होता है। सेल डिवीजन के अंदर कोई दिक्कत आ गई, या फिर स्मोकिंग है, या फिर कोई वायरस है, जैसे कि HPV वायरस जो होता है वो भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका कि डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो डिटेक्ट करते हैं हम किससे, एक्सरे से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी से, उसके अलावा आपके MRI से। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है वो आपको एक 3D इमेज प्रोवाइड करवा देती है ना, जिससे कि 3 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड करवा देती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। और इससे आपको उस ट्यूमर की डायमेंशन के बारे में कि कितना ट्यूमर, बाहर से देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे भी इतना बड़ा फैला हुआ हो, तो इसीलिए क्या है 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो आपको किससे मिलेगी, CT स्कैन से मिलेगी, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी से मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि MRI जो है वो यूज़ की जाती है, और इसके अंदर देखने के लिए कि कौन कौन से चेंजेस इसमें आए हैं। नेक्स्ट आता है कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे जो और एवरग्रीन मेथड है वो कौन सा है, आपका सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। इनके अंदर रेडिएशंस में एक्सरे वगैरह यूज़ करेंगे, जो कि उन सेल्स को टारगेट करके उनके ऊपर एक्सरे की बीम डाली जाती है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पेशेंट जो होते हैं उनको ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिससे कि क्या हो, वो अल्टीमेटली उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और कैंसर सेल्स को खुद ही एलिमिनेट कर दे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये एक तरह से इम्यूनोथेरेपी भी जो है इसकी रहती है। अब जो इसका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो आता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। जो आजकल के यूथ जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनको अल्कोहल है, ड्रग्स है, इनके बारे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, जानने की ज़्यादा होती है। वो थोड़ा सा कूल दिखाई देना चाहते हैं कि सिगरेट पियेंगे तो कूल लगेंगे, बीड़ी पियेंगे तो कूल लगेंगे, गुटखा खाएंगे तो कूल लगेंगे। तो उन केस में क्या होता है कि वो ड्रग्स वगैरह ऐसी जो है उनको यूज़ करने लग जाते हैं, और कब वो हैबिट हो जाती है, एडिक्शन लग जाती है, वो उनको पता भी नहीं चलता। इसके अंदर आप देखिए कि नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है सिडेटिव्स, है ना। सबसे पहले एक एक देख लेते हैं। टाइप ऑफ ड्रग जो है वो कौन सी है, सिडेटिव्स है। इसके अंदर आती है जैसे बारबिटूरेट्स और ये आती हैं
बेंजोडायपेजाइन। तो बेंजो ये क्या करेंगी, ये करती हैं आपको नींद ले आती हैं, ट्रंकलाइजर्स होती हैं, डिप्रेस द सीएनएस एक्टिविटी और कामनेस दे देती है, रिलैक्स कर देती है, और ड्राउजीनेस का मतलब है आपको नींद आने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, है ना, ओपिएट नार्कोटिक्स होते हैं, इनके अंदर ओफीम वगैरह आते हैं, मॉर्फिन आता है, कोडिन आता है, हेरोइन आता है। ये क्या करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं और पेन रिलीफ की तरह आपकी बॉडी में काम में देते हैं। दूसरा आता है स्टिमुलेंट्स, जो आपकी एक्टिविटी को और 200 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि कैफीन है, कोकीन है, ये है। इनमें क्या आता है, एक पर्सन जो होता है अगर मोर वेकफुल रहता है, अलर्ट, एक्टिव, तो एक्साइटमेंट और इनको कोज करते हैं स्टिमुलेंट्स को। हेलोसिनोजेंस होते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाते हैं, मेक ए पर्सन मोर वेकफुल परसेप्शंस। और जो भी आपकी इमेजिनेशंस होती हैं उस वर्ल्ड के अंदर आप घिरे रहते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड के बारे में आप बिल्कुल से क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं। इसमें आता है LSQ, है ना ये, और गांजा है, चरस है, ये सारा का सारा इसमें हेलोसिनोजेंस में आता है। तो इनमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी कैटेगरी जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर, और ये सारा रहता है। नेक्स्ट इससे आगे आता है कि ड्रग अब्यूज़ जो होता है ना, और इसके अंदर देख लेते हैं कि अडोलसेंस एज के अंदर ड्रग अब्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले देख लो कि अडोलसेंस की एज कौन सी होती है। तो ये एज होती है आपकी मैच्योरिटी की, 12 से लेकर 18 साल की एज जो रहती है उसी के अंदर जो है अडोलसेंस की एज, या फिर जिसको टीन एज भी हम बोलते हैं। जो भी आपको बैड हैबिट्स लगनी होती हैं वो टीन एज में ही लगती हैं और उसके बाद में वो पूरी लाइफ में कंटिन्यू रहती हैं। तो यानी कि आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से टीन एज में ट्रेंड करेंगे, आपकी थ्रू आउट द लाइफ जो रहता है आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करती है। इसमें इनके कोजेस क्या होते हैं ड्रग अब्यूज वगैरह करने के, कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे, है ना। आपके फ्रेंड्स वगैरह को आप देखोगे, आपकी कंपनी जो है उसके अंदर काफ़ी लोग जो है सिगरेट पी रहे हैं, तो आप भी जो है क्यूरियोसिटी की वजह से ट्राई करना चाहोगे। इमोशनल अपील्स होता है, आपको पेरेंट्स वगैरह डांट देते हैं तो उस वजह से आप पेरेंट्स से दूर होते चले जाते हैं, अपनी जो कंपनी रहती है फ्रेंड्स वगैरह की उसमें रहना चाहते हैं। सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि आपको आनंद की अनुभूति होती है इन ड्रग्स वगैरह को लेने के बाद में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है क्यूरियोसिटी का, मतलब ऐसे कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, वो करते करते, और कब आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है आपको उस चीज़ का आइडिया भी नहीं रहता। अब मान लीजिए कि आपको हैबिट हो चुकी है लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने के लिए फिर आप अगर उसको जब यूज़ करना बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका माइंड जो है वो विड्रॉल सिंड्रोम्स जो होता है उससे आपकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उन सिम्टम्स में क्या होता है, आपको बेचैनी होती है, डायरिया होता है, टाइटनेस होती है चेस्ट के अंदर, स्वेटिंग, पसीने आने लग जाते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड क्यूरियोसिटी, ये सारा जो है इसके अंदर रहता है। यानी कि आपको पूरा का पूरा जो होता है, मतलब एंग्जाइटी, डायरिया, टाइटनेस, स्वेटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपकी जो है हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास में सजेस्ट जाना चाहिए। वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनकी वजह से ये विड्रॉल सिम्टम आपको नहीं आते हैं। कोई भी हैबिट ऐसी होती है जिसको आप छोड़ते हो स्टार्टिंग में तो ईजिली छूटती नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं उसके आने लग जाते हैं आपको। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर जो है वो नहीं डालना है कि आपके नंबर इतने आए हैं, पड़ोस के बच्चे के नंबर इतने आए हैं। ये कंपैरिजन जो है ये बच्चों के लिए सही नहीं है। हर बच्चा अपने जगह पे स्पेशल होता है, उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, इसी वजह से उसको वो अलग है। तो इसीलिए उनके बीच में जो है कभी भी कंपटीशन जो है वो नहीं लाना है। एक हेल्दी कंपटीशन आप ला सकते हैं, लेकिन बार बार उसको टॉर्चर करना वो चीज़ सही नहीं है। उसकी वजह से वो आपसे दूर होता चला जाएगा और अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ के केस में वो फंस जाएगा। नेक्स्ट जो होता है कि पीयर प्रेशर आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कि फैमिली और फ्रेंड्स जो होते हैं उनको वो क्या करेंगे, वही आपकी इन आदतों को छुड़वा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके अच्छे हैं तो उस केस में वो आपको मना कर सकते हैं कि सिगरेट पीना या दूसरी चीज़ें जो भी ड्रग्स वगैरह लेना है वो क्या है आपके लिए ख़राब है। तो इसलिए क्या है कि जो आपके क्लोज पर्सन्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से काउंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेन रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर रहते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, अगर ये सब करने के बावजूद अगर आप मान लो उस चीज़ को, हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसमें आपको रिहैब के लिए जाना पड़ेगा। और रिहैब सेंटर्स जो होते हैं उनके अंदर फिर आपको इस तरीके से ट्रेंड किए जाते हैं कि आपकी वो हैबिट्स जो होती हैं वो छूट जाती है। नेक्स्ट इसमें आएगा ये, तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है।
और इसके अंदर हमने ये देख लिया है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वगैरह क्या है। इनमें से 100% जो है 3-4 क्वेश्चन आपको CU/CET के पेपर में मिल जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो डिजीज हैं उनके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में जो आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, HIV, एड्स है और कैंसर है। और उसके अलावा एडोलसेंस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि अफीम जो होता है वो किससे मिलता है। उसके अलावा निकोटीन्स क्या होते हैं, बारबिचुरेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए जो कि हमने उस टेबल के अंदर आपको बताई है। तो आप उसको ध्यान से रीड कर लीजिए और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप वेट कीजिए। 1-2 दिन के अंदर ही दूसरा लेक्चर भी आपका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।